कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर पंकज गहरवार की। बद्र साहब का एक बड़ा ही प्यारा शेर है, जब आप किसी को देखो तो ये ना समझो कि वो बचपन से ही ऐसा था। तो उनका एक बड़ा ही प्यारा शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आज हम वही कांटों भरा बिस्तर के बारे में सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी शुरुआत इन पंक्तियों से करूंगा बशीर बद्र की, कि नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर से नजर को चाहने लगे हैं, और नजर से नजरों के निशाने लगे हैं, और घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, यहाँ आते आते जमाने लगे। और मैं आपका बरघाट की इस पावन धरा पर, संस्कारों की नगरी बरघाट में मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे भी प्रभावित हूं क्योंकि आप एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं। आप किसानों के महत्व को जानते हैं, उनके हक में आपकी आवाज़ बुलंद होती है। आप सेना को ही उतना ही सम्मान देते हैं और आप स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान त्याग को कि आप मुरीद हैं। समय समय पर आप उनकी देशभक्ति से प्रेरित शेर व शायरी, गजल या कविता गीत गायन करते रहते हैं। तो आपके व्यक्तित्व के लिए मैं जरूर कुछ पंक्तियां बोलूँगा कि हर शब्द में एक शास्त्र था, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का एक मर्म था, आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म था। क्या बात है सर जी। अब बात रही बचपन की, तो कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है और हर व्यक्ति का एक बचपन रहता है। वो बचपन के ज़माने लौट के भी नहीं आते। बचपन मेरा बड़ा, मैं साधारण पृष्ठभूमि से, मैं मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा बचपन भी वैसा ही बीता जैसा 90 के दौर के हर बच्चों का बीतता था कि टीवी देखना, साइकिल चलाना, टायर दौड़ाना, कहीं गांव में जाके नदी तालाब में नहाना, कुएं में नहाना, इस तरह की जो चीज़ें रहती थी वो मेरे साथ भी हुई है। और मैं कहीं ना कहीं वो दिन अब तो लौट के नहीं आ सकते, लेकिन बचपन के दिन जब याद आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं कि अब चाहकर भी हम उस दौर पे लौट नहीं सकते। बहुत सारी अभाव में भी रहे हम चाहते भी थे उस समय क्रिकेट का बल्ला खरीद लें तो बल्ला नहीं खरीद पाते थे, फुटबॉल नहीं खरीद पाते थे, गेंद नहीं खरीद पाते थे, मगर फिर भी जैसा अभाव में जितने अच्छे से हम खेल खेल सकते थे हमने खेला। और उन्हीं दिनों एक खेल से के प्रति मैं आकृष्ट हुआ, क्रिकेट के से मैं बड़ा आकृष्ट हुआ, जो मेरे जीवन में मेरे एक समय ऐसा आया था कि मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं दिखता था। मध्यम वर्गीय परिवार से तो घर में टीवी भी नहीं थी, टीवी भी देखने जाना है, क्रिकेट मैच देखने जाना है तो पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाते थे। यहाँ तक तो तय है कि 10-10 किलोमीटर दूर रामायण महाभारत भी हम दूसरे गांवों में देखने जाया करते थे जब टीवी उस दौर में नहीं था। तो इस तरह से हम बचपन में एक सीखते हुए हम आगे बढ़े। अभाव, कभी संसाधन किसी व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बनते, हमारे साथ भी नहीं बने। अभाव था लेकिन उसके बाद भी हम सीखते रहे, नित्य नवीन चीज़ों को सीखते रहे और आगे सफलता को हम प्राप्त किए। सर आपके एक बचपन का किस्सा है, जब आप स्कूल जाते थे तो अटेंडेंस नहीं बोलते थे, उसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत ही रोचक आपने प्रश्न किया और ये मेरे व्यक्तित्व से बड़ा जुड़ा हुआ है प्रसंग है, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व बड़ा अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। मैं बहुत कम बोलना, आज भी कम बोलना पसंद करता हूँ। स्कूल लाइफ में जब हम स्कूल जाया करते थे तो मेरे पिताजी गांव में पटवारी थे। अब पटवारी का पद ऐसा रहता है कि हर कोई पहचानता है गांव के अंदर में, तो मुझे भी टीचर पहचानते थे कि ये पटवारी के लड़का है। लेकिन मेरे अंदर डर का एक आत्मविश्वास विकसित नहीं हुआ था, तो डर रहता था। तो जब अटेंडेंस हुआ करती थी तो मैं दरवाजे के पीछे छुप जाया करता था
मुझे यस सर बोलने में भी डर लगता था। और आज भी मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं बोलता दो ही चीज में हूँ, या तो मैं कक्षा में विद्यार्थियों से संवाद करते समय ज़्यादा बातें करता हूँ, या मुझे मंच संचालन का बड़ा शौक है और माइक मिल जाए हाथ में तो अपने आप आवाज़ें आने लगती है, अंदर से शायरियाँ निकलने लगती है या साहित्यिक शब्द निकलते हैं। वरना मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये बचपन से ही है। हालांकि अब काफ़ी आत्मविश्वास मेरा विकसित हो गया, फिर भी मेरे व्यक्तित्व में प्रवृत्ति है कि मैं चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो चीज़ें थी, उसके कारण मुझे कई बार पिटाई भी पड़ती थी, कई बार छड़ी भी खाई है कि बोलता क्यों नहीं। लेकिन वो प्रवृत्ति बहुत बाद में फिर धीरे धीरे उसमें सुधार आया। तो वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एक कारण था, जिस कारण मैं जो है यस सर बोलने में भी मुझे भी, प्रेजेंट सर बोलने में भी मुझे बहुत डर लगता था। वो नेचर रहता है। सर एक और बचपन का किस्सा है आपका। आप घर में जो क्रिकेटर हैं उनकी फोटो चिपकाते थे और स्कूल की जो कॉपियां हैं उनमें उनका नाम लिख देते थे, तो उसके पीछे की भी थोड़ी सी कहानी बता दीजिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बाद जब हम शहर में आए, बरघाट में आए, तो यहाँ पर आकर जब नए दोस्त मिले तो यहाँ पे खेल हमारे वो जो गिल्ली डंडा, लुका छिपी, टायर दौड़ाना, ये सब खेल, नदी नाला तालाब नहाने जाना, ये सब चीज़ें जो है अब छूट गई। अब शहर में जब हम आए तो यहाँ मुझे जब आए इस बरघाट की पृष्ठभूमि में हमारा बचपन, और अब जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर नए मित्र जुड़े, उन्होंने पतंग उड़ाना सीखे, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट कैसे खेला जाता है वो हमने उसको सीखा। तो जब क्रिकेट का शौक, जब जुनून आ गया, तो जुनून के कारण बस दिन रात एक क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं दिखता था। भूख लगा, प्यास, कोई मतलब नहीं, बस दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना। एक समय क्रिकेट इतना जुनून आ गया क्रिकेट का कि मैं घर में अखबार, अगर कहीं से अखबार की कटिंग में कोई क्रिकेटर की फोटो मिल जाए तो मैं उसको चिपका दिया करता दीवार में, या कॉपियों में उस दौर के क्रिकेटरों के नाम लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे स्कूल की टेबल कुर्सी में तक मैं क्रिकेटर के नाम लिख दिया करता था। या रात भर अगर मान लो भारत की टीम विदेश दौरे में गई तो कई बार सुबह से मैच चालू हो जाता था, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ मैच ही देखने का बड़ा शौक। पढ़ना तो लगभग छूट ही गया था, बस क्रिकेट के अलावा दूसरी चीज से मेरे को मतलब नहीं रहा। 10 साल मैंने क्रिकेट खेला भी, क्रिकेट देखा भी। आज भी मुझे क्रिकेट मैच देखने का भी, WPL चल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, मैं अभी भी देखता हूँ। भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही, मैं अभी भी वॉच करता हूँ मैच कहाँ हो रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कप्तान है, कौन एम्पायर है। उस दौर में मुझे क्रिकेटर की ज़िंदगी जानने का बड़ा शौक था। इनको क्या पसंद है, इनका जन्म कब हुआ, या इन्होंने किसने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया, कम गेंद में किसने शतक बनाया, इस तरह की जानकारी एकत्रित करने का मुझे बहुत शौक था। वो क्रिकेट के गुण आज भी मेरे जीवन में काम आते। मैंने इतना 10 साल ग्राउंड में पसीना बहाया। आज भी मैं जब जॉब करता हूँ तो अगर मैं सुबह 7 बजे घर से निकल रहा हूँ तो दिन भर मैं आज भी एक टाइम बस में खाना खा पाता हूँ, और दिन भर खूब मेहनत करता हूँ। लोगों की मदद करने में मुझे बहुत आनंद आता है, और शाम को मैं उतने बजे ही घर पहुँचता हूँ। तो वो सब स्टेमिना जो रहता है वो सब क्रिकेट के ग्राउंड में जो मैंने सीखा, उससे मैंने आज मुझे शक्ति मिलती है। वही अगर उस ग्राउंड में अगर मैंने पसीना नहीं बहाया होता तो आज भी मैं उतनी मेहनती नहीं बन पाता। तो क्रिकेट मेरा जुनून था, जिसके कारण मैं इस तरह की चीज़ें करता था। अभी भी मुझे, मेरे पिताजी भी उसमें मेरे बड़े सहयोगी रहे कि उस दौर में 90 के दौर में एक पत्रिका आती थी क्रिकेट सम्राट। वो पत्रिका मैं उनसे जिद करता था कि मुझे खरीद कर दीजिए। तो मिडिल क्लास परिवार होने के बाद भी मेरे लिए वो क्रिकेट सम्राट पत्रिका आती थी, जिसमें उस क्रिकेट सम्राट पत्रिका में पूरा मैच का वर्णन रहता था कि कहाँ मैच हुआ, कितने बजे, टॉस कौन जीता, एम्पायर कौन है, कितने दर्शक थे, मैच का परिणाम क्या हुआ, उनको पढ़ा करता था। तो क्रिकेट के अलावा मुझे दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और इसी कारण कई बार मेरे परसेंटेज कम आए, या क्लास में कई बार
मुझे ग्रेस भी लगा, सप्लीमेंट्री भी आई, कई चीज़ें मेरे साथ हुई। उसके पीछे क्रिकेट का खेल या क्रिकेट देखना वो कारण थे जिसके कारण मैं स्कूली लाइफ में मैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाता था। बस क्रिकेट के नाम से मुझे जाना जाता था। सर, आप बच्चों को प्रभावित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए MS धोनी मूवी का एक डायलॉग बोलते हैं, वो सुना दीजिए ताकि आज हमें बैठ के सुन रहे बच्चे या दर्शक वो इस डायलॉग को सुन के प्रभावित हो जाएं। MS धोनी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मेरे आज भी मेरे आदर्श है। क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करना उनको बहुत अच्छे से आता था। आखिरी गेंद में मैच जिताने की वो क्षमता उनके अंदर थी। मैं धोनी का बड़ा फैन हूँ, या मैं आदर्श के रूप में उनको हमेशा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन रहे हमेशा दिमाग में कूल रहना। आज भी हमारी ज़िंदगी में रोज़ चुनौती आती है, रोज़ समस्याएं आती है, लेकिन मैं हमेशा MS धोनी को जब याद करता हूँ तो मुझे हर समस्या का कहीं ना कहीं हल मिलता है और मैं कूल ही रहना पसंद करता हूँ। धोनी की जहाँ तक उस पिक्चर में बात ये होती है कि वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में TC का काम करते हैं और जब ट्रेन आती है एक दिन नौकरी करूं या क्रिकेट खेलूं, तो एक दिन वो ट्रेन पकड़ लेते हैं और क्रिकेट खेलना वो शुरू कर देते हैं। ये अवसर हर किसी के दरवाजे पर आते हैं। बहुत से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। कई बार डू और डाई की स्थिति आती, करो या मरो, मैं ये करूं या ये करूं, चुनो। हर बार आता है असमंजस, दुविधा तो तब भी आती है जब व्यक्ति 10वीं कक्षा पास करता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं विज्ञान लूँ, मैं आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या करूँ। तब व्यक्ति तब भी बचना चाहता है या सोचता है कि फैसला लेने में वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा संशय, दुविधा उसके सामने आती है। लेकिन धोनी के सामने भी आई कि नौकरी करूं या मैं क्रिकेट खेलूं, तो उन्होंने क्रिकेट खेलने का चुना, ट्रेन पकड़ा, वापस आया और क्रिकेट उन्होंने खेला। मैं धोनी का जो आप बोल रहे हैं तो वो एक सिचुएशन रहती है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होता है तो हमेशा हमको ये मानना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार से आना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, सारा संसार खुला पड़ा रहता है, तो हर चीज़ हम पा सकते हैं अपनी मेहनत से। तो अवसर को हमको जानना है और उस अवसर को हमको सफलता में उसको हमको भुनाना है। इस दिशा में हमको कार्य करना चाहिए जो उस मूवी से हमको सीखने को मिलता है। सर, आप पढ़ाई करने बाहर गए तो 6-6 महीने घर नहीं आते थे, क्या कारण था? उस बारे में बताइए कुछ। जीवन के महत्वपूर्ण समय को मैंने क्रिकेट खेलने में गुजारा। उसके बाद जब आगे एक भविष्य का मुझे जब विचार आया कि मैं क्या करूँगा, तब मैं कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैं जबलपुर से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं जबलपुर गया, वहाँ कोचिंग पढ़ा। लेकिन मैं जब गया तो मेरे मन में ये था कि मैं कुछ करके ही लौटूंगा। तो इसी कारण जो है मैं जब वहाँ गया, वहाँ जब रहने लगा, तो मेरा मानना था कि मैं अगर निरंतर रहूँगा, अगर मैं किसी कोचिंग क्लास में जा रहा हूँ या किसी टीचर के सानिध्य में अध्ययन करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं निरंतर रहूँगा तो सीखूँगा। तो ये मेरे जीवन का नियम है, रेगुलरिटी। आज भी मैं जॉब में रहता हूँ, मैं छुट्टी लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं छुट्टी लेने से बचता हूँ। मैं संडे को भी काम करना चाहता हूँ। मैं खुद को व्यस्त रखना आज भी मेरी पसंद जो है, खुद को व्यस्त रखना मुझे अच्छा लगता है ताकि नकारात्मक विचार नहीं आते। अब उन दिनों में वहाँ जब अध्ययन करता था तो घर ना आने का कारण ऐसा नहीं था कि घर से कोई मतभेद थे या कोई था घर का कुछ प्रेशर था कि मत आना, ऐसा कोई नहीं था। बात ये थी कि मैं सफल होना चाह रहा था, क्योंकि मेरा बहुत सा समय क्रिकेट में चला गया
या फिर बाद में कंपटीशन लाइफ में भी बहुत सा समय जो एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन जब मैं बाहर की यात्रा के लिए निकला तो मैं सोच के ही गया था कि मैं जब तक सफल नहीं होऊंगा वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि रूसो एक दार्शनिक है, उनका बड़ा अच्छा कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म है मगर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चैन। तो वो जो बेड़ी समाज जकड़ता है, उस कारण जो है व्यक्ति अब गया है और बार बार घर आ रहा है तो उसकी निरंतरता टूटती, उसको सीखने नहीं मिलता। मेरा तो ये भी था कि अगर जिस दिन मैं लेट हो गया कोचिंग तो मैं उस दिन कोचिंग ही नहीं जाता था। मान लो मैं अगर क्लास आने के लिए 5-10 मिनट लेट हो गया तो मेरा मैं मानना था कि मैं अब लेट जाऊंगा तो जो सर कुछ समझाएंगे मेरे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। मैं पंक्चुअल व्यक्ति हूँ, समय पाबंद। आज भी पंक्चुअलिटी, मुझे कोई कहीं मुझे बुलाया, अगर उन्होंने बोला मुझे 10 बजे आना है तो मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद थी। इसी कारण कई बार घर से फ़ोन आते थे कि घर भी नहीं, आप घर भी नहीं आते हो। तो मैं यही बोलता था कि मुझे कुछ करना है। और समीक्षा सिंह एक शायरा है, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि जिन पर सबके सवाल होते हैं, जिन पर सबके सवाल होते हैं उनके जज्बे कमाल होते हैं, और जिद पर अपनी अड़े हुए हैं जो, जिद पर अपनी अड़े हुए हैं जो, उनके किस्से मिसाल होते हैं। क्या बात तो है सर। हमेशा जो है अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतरता, ये सारी चीज़ें जब व्यक्तित्व में जुड़ती हैं तो ये प्लस मानी जाती है। और आप जब सफल हो गए और किसी कार्य क्षेत्र में आपको जो आप काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं और आपके बॉस को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। और आप उस संस्था, जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हो, आप निरंतर हो, आप पंक्चुअल हो, तो वो संस्था जो है लगातार आगे बढ़ती है और उसमें आपका है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को हमेशा, मैं बार बार बोलूँगा, रूसो का मैंने उदाहरण दिया था। रूसो जब घूमने निकलते थे तो लोग घड़ी मिलाने लगते थे, इतना पंक्चुअल व्यक्ति था। तो व्यक्ति को पंक्चुअल भी रहना चाहिए और रेगुलर रहना चाहिए, निरंतर। इसी कारण मैं घर नहीं आता था। सर आपको बचपन से सिविल सेवा का जुनून था, वहां जाकर आप देश सेवा करना चाहते थे। आप नायब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते थे, तो फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हो गया? देखिए नागेश्वर जी, बात ये है कि बचपन से तो मेरे अंदर क्रिकेट का जुनून था, मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था जी। सिविल सेवा का विचार बहुत बाद में आया, क्योंकि मेरे पिताजी राजस्व में पटवारी थे। तो पटवारी का अगर कोई बच्चा है या उनके पटवारी पेरेंट पटवारी हैं तो घर का माहौल आपको पता रहता है कि सुबह से किसान घर में आने लगते हैं, उनके बहुत से ज़मीन के मुद्दे रहते हैं या कोई प्रमाण पत्र बनवाना रहता है। तो बहुत से किसान हमारे घर में आया करते थे। हमारी दिनचर्या ही बन गई थी कि कोई किसान अगर घर आ रहा है तो पिताजी ने बोले पानी लाओ, चाय लाओ, पान सुपारी, ये सब देना पड़ता था, क्योंकि गांव के कई बार गणमान्य नागरिक भी आते थे, मुकद्दम, सरपंच, कई तरह, तो उनका स्वागत सम्मान करने भी उन्हीं दौरान जो है कई बार कई किसान जो है समस्या लेकर आते थे और पिताजी उनकी समस्याओं का हल कर देते थे। कई बार घर में बैठे बैठे हम सुना करते थे शब्द नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, ऐसे शब्द सुन सुनकर हमारा जो बचपना भी बीत रहा था। तो बात के समय में ऐसा लगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और नायब तहसीलदार या एसडीएम का मुझे एक जुनून आ गया। तो मैं बाद में बहुत सारी समय मैंने किताबों में बिताया। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा मैंने दिया। जबलपुर में मैं रहा, इंदौर रहा, भोपाल, छिंदवाड़ा तक में रहा, राज्य सेवा परीक्षा दिया। उसमें मैंने 8 बार मुख्य परीक्षा, 3 बार इंटरव्यू दिया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था,
उन्हीं दौरान मेरे एक मित्र हैं, मेरे आदर्श हैं, शिव कुमार हल्दकार जी, वो उमरिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब किसी चीज़ में हम लगातार लगे हैं और नहीं हो रहा तो हमको कई बार रास्ते को बदलने की ज़रूरत रहती है। तो उनके कहने पर मैंने मास्टर ऑफ आर्ट राजनीति शास्त्र में एमए किया प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर। उन्हीं की सलाह पर उन्होंने मुझे बताया कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दो। मैं उनके कहने पर, उनकी सलाह पर मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया। एक ही बार में मेरे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उसको क्लियर किया और उसके बाद मैं कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ाने लगा, अतिथि विद्वान के पद पर पढ़ाने लगा। उन्हीं दौरान क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, मैं तो पीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरा जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी बहुत अच्छी थी। तो मैं बरघाट महाविद्यालय में जब अतिथि विद्वान के रूप में पढ़ाया करता, तब मैंने खाली समय में कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग पढ़ाने लगे। कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग जब पढ़ाने लगे तो एक दो बच्चों से शुरुआत हुई थी, बाद में कारवां बढ़ते गया। वो मजरूह सुल्तानपुरी के साहब का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ते गया। तो जो कोचिंग की शुरुआत हुई, बच्चों को उत्साह बढ़ने लगा। यहाँ मेरे नॉलेज से बच्चे जो है लाभान्वित होने लगे। दिनों सिवनी जिले में सम्मानित धनराजू एस सर कलेक्टर पदस्थ हुए। उन्हीं के कॉन्सेप्ट से बरघाट में प्रयास कोचिंग की एक और शाखा खुली और सम्मानित कलेक्टर महोदय एक व्यक्तिगत रुचि लेकर समय समय पर कोचिंग का निरीक्षण किया करते थे। तो प्रयास कोचिंग से और बच्चे जुड़ते गए। एक कंडीशन ऐसी बनी कि एक हॉल में बच्चे नीचे तक उन्होंने बैठकर अध्ययन किया और आज हजारों बच्चे उस एकेडमी से पढ़े हुए, कोई पटवारी, कोई डिप्टी जेलर, कोई जेल प्रहरी, कोई सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, हर विभाग में, शिक्षा विभाग में टीचर के रूप में भी आज भी पदस्थ हैं। अभी भी रिजल्ट आ रहा है, तो यूजीसी नेट का इस साल रिजल्ट आया तो 4 बच्चों ने उस संस्था से पढ़े, 4 यूजीसी नेट निकाल कर आज 2 बच्चे तो विभिन्न महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में पढ़ाकर आज वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो वो जो मिशन था निःशुल्क शिक्षा का, वो बड़ा ही सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया गया था और शिक्षा के लिए मेरा ये मानना था। कई बार लोग मुझे कहते थे कि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, तो हमेशा वो बोला करते थे आप निःशुल्क क्यों पढ़ाते हो, या कई बार मुझे कई तरह की प्रमाण पत्र भी निःशुल्क शिक्षा के लिए मुझे मिले। कलेक्टर साहब ने मेरा सम्मान किया गणतंत्र दिवस पर। नगर परिषद बरघाट के द्वारा मुझे हर 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रमाण पत्र दिए जाते थे, जबकि मैं मंचों से हमेशा कहता था कि मैंने कोई काम विशेष नहीं किया, मैंने वही काम किया जो एक शिक्षक को करना चाहिए। और शिक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, तालीम से भी जहान रोशन होते हैं। और भाई हमको एक जीवन मिला है मानव रूप में, एक नाम के कई लोग होते हैं, तो हम ऐसा काम क्या करें जिसके कारण हम अपने जीवन जब जाएं तो बीज धरती पर और सुगंध आसमान की ओर छोड़ें। तो वो सब हमारी सोच बड़ी पावन होनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ किए गए हर कार्य जो है सफल होते हैं और व्यक्ति की अच्छाई उसके व्यक्तित्व के साथ हमेशा जुड़नी चाहिए। और आज जो है मेरा मानना है, नेल्सन मंडेला के इस कथन से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो आज दुनिया को तालीम की ज़रूरत है। अक्सर मैं एक लाइन कहता हूँ कि तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है। तो व्यक्ति को शिक्षित बनना चाहिए, शिक्षा उसका हक है। मेहनत करें, ईमानदारी से अपने लक्ष्य को जिए, सफलता प्राप्त करें और जो है इस देश के लिए हमको कुछ करने का जज्बा, चाहे हम व्यक्तिगत करें या सामूहिक। भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मैं 10वां मौलिक कर्तव्य से बड़ा प्रभावित हूँ। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का कहता है
कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे ताकि भारत प्रयत्न और उपलब्धि की नई नई ऊंचाइयों को छुए। तो चाहे हम कोई भी काम करें, लेकिन हमको ये सोचकर काम करना चाहिए कि हम भारत को कैसे पूरे विश्व में एक आदर्श के रूप में, एक आदर्श गुरु के रूप में स्थापित करें। ये भाव हमारा लेकर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। तो यही मैंने अपने स्तर पे, आज भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में, आज भी मैं शासकीय महाविद्यालय खुरई में, मैं जिस दिन गया मैं जरूर पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के साथ साथ मैं बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर ही रहा, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। निःशुल्क प्रयास एकेडमी खोलने का ख्याल कब, क्यों और कैसे आया? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के दौरान मैं इंदौर, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा में मेरा बहुत सा समय गुजरा। वहाँ मेरे साथ जो अध्ययनरत मेरे दोस्त थे या मैं स्वयं भी कई बार घर से अगर कुछ पैसा आता था हम लोगों को पढ़ाई के लिए, तो अधिकतर पैसा जो है कोचिंग संस्थानों की फीस में चला जाता था। लेकिन उसके बाद भी तो ज़िंदगी वहाँ सरवाइव करना है, रहना, 1 महीने बिताना है, क्योंकि हर माह में पैसा आता था। तो हॉस्टल का देना है, मेस का देना या किताब कापी खरीदना, ये सब चीज़ें जब देखे तो बहुत से लोग छोड़कर चले जाते थे, शहर को छोड़कर चले जाते थे। तब मैं, जब मेरी कंपटीशन लाइफ जब ख़त्म हुई तो मैं यहाँ आया तो मैंने उस चीज़ को अनुभव किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं जो नॉलेज लेके आया हूँ इसको मैं निःशुल्क लोगों को बांटूं। क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते मैंने कई विचारकों को पढ़ा कि सुकरात ने अपना ज्ञान प्लेटो को दिया, प्लेटो ने अपना ज्ञान अरस्तु को दिया, अरस्तु ने अपना ज्ञान सिकंदर को दिया। या हम पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ते हैं कि पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानी के जरिए कुछ अज्ञानी जो राजा के लड़के थे उनको ज्ञानी बना दिया। तो उन्होंने भी कभी ऐसा पैसा नहीं लिया शिक्षा के लिए। कहाँ, मैं निःशुल्क शिक्षा का मेरे मन में विचार आ गया और मैंने निःशुल्क शिक्षा के लिए अपनी एक बच्चे से क्लास शुरू किया था, जो आगे चल के हजारों बच्चे मुझसे जुड़े, कारवां बढ़ा। उस सोच को समाज ने स्वीकार भी किया और मैं परिवर्तन चाहता था। मेरा मानना था कि शिक्षा संविधान में दिया गया शिक्षा एक आर्टिकल 21 का में वर्णन है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा जो है निःशुल्क ही देनी चाहिए। और शिक्षा केवल ऐसा शिक्षक वो श्रेष्ठ नहीं होता जो तथ्यों को जबरन व्यक्ति के दिमाग में ठूसे। शिक्षक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करता है, उनको भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए उनका अग्रिम समाजीकरण करता है कि देखो भविष्य में ऐसी स्थिति आने वाली, उसके लिए तैयार रहो। तो मैंने कभी कोई किसी पे एहसान नहीं किया। मेरा ये मानना था कि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा एक कर्तव्य है कि मैं सबको निःशुल्क शिक्षा दूँ। तो मैंने इस अपने कर्तव्य को पूरा किया। प्रयास एकेडमी खोली। प्रयास एकेडमी ने कई सफलता के परचम लहराए और आज भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे लगातार चयनित होते हैं। अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया उसमें से चयनित हुए, या अभी पटवारी का रिजल्ट आएगा उसमें भी चयनित होंगे। और वो चयन होने के साथ साथ वो मुझे बताते हैं। मैं बस इतना तैयार करता हूँ बच्चों को कि मेहनत करो। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर होती ना कदर किसी हुनर की और यूं ही कोई शख्स लाजवाब नहीं होता। तो मैं मेहनत करना उनको सिखाता हूँ। सर, आपकी खुद की लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को खोलने का ख्याल कैसे आया? मेरी कंपटीशन की बड़ी लंबी जर्नी रही है, 15-20 साल जो मेरी किताबों में गुजरे। तो मैं अधिकतर, मेरा व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, तो मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और चुप रहने के साथ साथ मैं जो है, मेरे को खुद को अपडेट रखना बड़ा पसंद है कि मैं अद्यतन रहूँ। अब अद्यतन की इस कड़ी में जो है, मैं हर माह किताबें परचेस करता था,
धीरे धीरे करके वो लाइब्रेरी का विशाल रूप ले ली। यहाँ वसीम मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको पता है कि जब मैं किसी बुक डिपो में जाता था तो मैं कितनी सारी किताबें लेता था। और हम साथ में, हमने जबलपुर भोपाल जहाँ से भी है, हम अगर दोनों गए हैं तो खूब सारी, जब कोई चीज़ मैं कहीं किसी शहर में गया हूँ तो मैं आज भी किताब ही लेना पसंद करता हूँ। और आज भी मेरा शौक है किताब लेना, भले अब शौक बदल गया, मेरी लाइब्रेरी बन गई। और मेरे पास अगर एक इतिहास विषय की ले लें तो बहुत से राइटर की बहुत सी किताबें मिलेंगी, हिंदी साहित्य की मिलेगी, हर विषयों की किताब मिलेगी। मेरा मानना था कि मुझे हर विषय का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए ताकि मैं जो बच्चों को अच्छा पढ़ा पाऊँ। अब मेरा शौक बदल गया, मैं जॉब में आ गया, तो अब मेरा शौक है, मुझे साहित्यकार या शायरों को पढ़ना बड़ा शौक है। अभी मैं बीच में जबलपुर गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऑफिशियल एक ट्रेनिंग थी, तब मैंने वहाँ से बशीर बद्र, निदा फाजली, साहिर लुधियानवी की किताबें खरीद कर लाया। अब मेरा शौक हो कंपटीशन से साहित्यकार, मुझे साहित्यकार या शायरों को मैं बड़े दिल के करीब पाता हूँ, उनकी पंक्तियों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, मेरा संबल मनोबल बढ़ता है। तो मैं उनको आज भी मैं खूब पढ़ता हूँ। बस पढ़ने का जो है, अब पहले कंपटीशन की लाइफ थी, अब मैं अपना शब्दकोश बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शायरों को या गजल की किताबों को मैं पढ़ता हूँ। तो आज भी मेरी लाइब्रेरी है, कभी मौका आपको दिखाएंगे उस लाइब्रेरी को। जी जी और आप चलिए देखिएगा कि किस तरह से हमने उसको अपने घर को सजाया है। मैं कई बार एक अक्सर लाइन बोलता हूँ जान ओलिया की, है ना, कि मेरे घर को सजाने की तमन्ना बहुत है, मेरे घर को सजाने की तमन्ना तो बहुत है, मेरे घर में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो मैं जॉन ओलिया की उस लाइन से बड़ा प्रभावित हूँ और मेरे घर में टोटल मुझे किताब का बड़ा मेरा हॉबी बन गई है, किताबें को संग्रहित करना। जी सर, बच्चे का अक्सर सवाल रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए। देखिए नागेश्वर जी, जी, आज की जो समस्या, आज की पीढ़ी की समस्या है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, एकाग्र नहीं कर पा रहे। उसके पीछे कारण यही है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं बच्चे। नोमोफोबिया एक बीमारी उभर कर आ गई है। उस बीमारी के कारण उनको कहीं भय रहता है कि मेरे मोबाइल का डाटा खत्म ना हो, मेरा मोबाइल कोई हैक ना कर, मेरा मोबाइल कहीं चोरी ना हो जाए या नेटवर्क ना चला जाए। इस तरह की समस्याएं, और वो टोटल सोशल मीडिया में कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस कारण जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है सोशल मीडिया को एक समय, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 1 घंटे हिंदी पढ़ना, 1 घंटे अंग्रेजी पढ़ना, 1 घंटे मुझे मैथ्स रीजनिंग में देना है, 1 घंटे इतिहास पढ़ना है। ऐसा शेड्यूल आप बना लीजिए और बीच बीच में खुद को रिलैक्स, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है थोड़ा घूम लीजिए, आपको अगर जूस पीना पसंद है किसी कॉर्नर में जाके जूस पी लीजिए, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे म्यूजिक सुनकर अच्छा लग रहा है तो म्यूजिक सुनिए। मगर आप समय लेते हुए आप अपने कंसंट्रेट करिए किताबों में, क्योंकि हर सफल व्यक्ति को आप देखोगे तो उसके पीछे आपको लगता है कि एकदम से वो सफल हो गया। नहीं, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हर संघर्षशील व्यक्ति लिख कर पढ़ना चाहिए। अगर आपको खुद को कंसंट्रेट करना है तो हर प्रतियोगी को लिख कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य में कहा है, कुछ लिखकर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, और तू जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। और भवानी प्रसाद मिश्र ने पुनः कहा है कि हम जैसा बोलते वैसा तू लिख, हम जैसा बोलते वैसा तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो किताबों से दोस्ती करो, वो आपका कैरियर बनाएंगी। धन्यवाद। कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है,
कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले, कमबख्त नींद बहुत आती है। तो हम जानना चाहते हैं पंकज सर आजकल 3-4 घंटे ही क्यों सो रहे हैं, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए नागेश्वर जी, ऐसा है कि केवल मोहब्बत से ही नींद नहीं उड़ती। व्यक्ति को जिम्मेदारी की चादर ओढ़ लेता है तो भी नींद उड़ जाती। जिस दिन व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगा उसकी नींद गायब हो जाएगी। अब हमको जिम्मेदार किसके प्रति? हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी अपने माता पिता के प्रति है। तो या हमको जिस काम के लिए, मेरा मानना है कि आपको जिस काम के लिए अगर आप चुने गए हो उस काम में आप जाकर उस जगह को प्रभावित करो। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मेरे मन में ये आना चाहिए कि अगर मैं जिस दिन अपना शासकीय कामों को पूरा करके जब मैं घर लौटा तो मेरे अंदर जो है अगले दिन का क्या करना है, मुझे पूरा होमवर्क तैयार होना चाहिए अपने दिमाग में कि मुझे कल क्या करना है। उसको बिल्कुल उस होमवर्क को करके बिल्कुल तैयार। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि रातों को जब मैं जागता हूँ तो मैं अगले दिन का, मैं अगर कोई दिवस विशेष है तो उसका रात को ही मैं मोबाइल में अपना प्रतिवेदन टाइप कर लेता हूँ। या मुझे अगर बच्चों को पढ़ाना है, क्लास लेना है तो मैं सिलेबस देखूंगा कि और ये देखता हूँ कि इनको आज मैं क्या बता सकता हूँ। इस कारण जो है नींद उड़ जाती है। तो नींद जो है अगर आपकी उड़ गई, अगर नींद तब उड़ेगी जब आप जिम्मेदार हो जाएंगे। तो आप जिम्मेदारी की चादर ओढ़िए। और ऐसा नहीं कि आपने मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत में आजकल की युवा पीढ़ी को मैं बहुत अवसाद में देखता हूँ। कई बार सार्वजनिक जगह में कई बच्चों को मैं आपस में संवाद करते सुनता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि नहीं, कुछ लाइफ में कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं है। कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि हिम्मत का सागर लांघो तुम, लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो तुम, लहर लहर जयकारा होगा। और दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। तो कभी निराश ना हो। कोई जिंदगी में अगर हमको किसी भी चीज में असफलता मिलती तो वो असफलता सफर का अंत नहीं होती। तो हम खुद को अपनी किताबों में मशगूल रखें, व्यस्त रखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी की चादर ओढ़िए, आपकी भी नींद गायब हो जाएगी। सर एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल था, आपको गुस्सा आता है? बहुत ही ऐसा प्रश्न है। गुस्सा, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ और मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। गुस्सा भी है, उसके अंदर प्रेम भी है, नफरत भी है। तो गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा आएगा। लेकिन मैं जब गुस्सा मुझे आता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कुछ, ठीक है बोल दिया, सिचुएशन थी बोल दिया, लेकिन मैं उसको गुस्सा नहीं दिखाता। गुस्सा आएगा लेकिन मैं चुप रहकर उस गुस्से को अपने अंदर ही खत्म कर लूँगा। या फिर मैं ऐसे समय में मैं म्यूजिक सुनने लगता हूँ, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करता हूँ। समाज में जिस तरह का माहौल है आप देखते हैं, आज कोई किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखना भी पसंद नहीं, ये कड़वा सच है। और आप ये भी नहीं, आपको ये कुछ काम कर रहे हैं और उसमें अगर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें, आप ये भी नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला व्यक्ति वो है, हो सकता है वो भी अंदर ही अंदर आपकी सफलता से वो उत्साहित नहीं है, खुश नहीं है। और ये ह्यूमन का नेचर है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। निदा फाजली कहते हैं कि हर आदमी भी होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो जो गुस्सा है, गुस्सा आना लाजमी है। तो कभी गुस्सा जब आता है, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक है, उनका आपको बड़ा अच्छा एक कथन सुनाता हूँ कि कन्फ्यूशियस कहते थे कि जब गुस्सा आता है तो हमको उसको परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने पहले गुस्सा आया परिणाम के बारे में सोच ली तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। नहीं तो फिर आप गुस्सा करोगे किसका, खुद का हित कर रहे हो। आप गुस्से में आपका बीपी बढ़ेगा, आप तनाव में आएंगे, है ना, निगेटिविटी की ओर जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा को आपको कंट्रोल करने का, तनाव प्रबंधन का आपको करते आ जाए तो ये जीवन जीने की कला होती जो हर किसी में नहीं होती। मैं तो गुस्सा जब आता है तो मैं खुद को चुप ही रखना पसंद करता हूँ और
बस मैं गुस्सा जब आता है तो या तो मैं कुंवर बेचैन साहब की एक लाइन बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि कई बार मैं सही भी होता हूँ और लोग गुस्सा दिखाते हैं, तब मैं कुंवर बेचैन की एक लाइन बोलता हूँ कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना जिसने बाढ़ के पानी में सीखा खड़े रहना। और मैं कई बड़े लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ, मैं कई बड़े लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। क्या बात है सर। और शकील आजमी साहब कहते हैं कि मंजिलों तक पहुंचना भी, खड़े रहना भी, मंजिलों पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना भी। तो गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। सर आपकी हॉबी के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपकी क्या क्या हॉबियां हैं? बहुत ही आपका जिज्ञासु प्रश्न है कि आपने मेरी हॉबी के बारे में जानने का प्रयास किया। मैं तो आपको बताया कि बचपन से मेरी हॉबी क्रिकेट हुआ करती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे ब्लड से भी क्रिकेट ही निकलेगा। क्रिकेट का आज भी मुझे बड़ा शौक है, मैं आज भी मैच देखता हूँ, आज भी क्रिकेट के मैचों पे मैं चर्चा करता हूँ। और केवल एक ही खेल से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, वो है क्रिकेट। और जब मैं राज्य सेवा परीक्षा में इंटरव्यू जब देता था तो उसके अभिरुचि फार्म में मैं अपनी हॉबी क्रिकेट ही लिखता था। समय के साथ अब तो खेलने का भी समय नहीं रहा, अब जिम्मेदारी के कारण अब मेरी हॉबी बदल गई है। अब मुझे आपने जैसा पूरे इंटरव्यू भर में देखा कि मुझे साहित्यकार, शायर या कवि सम्मेलन, मुशायरा ये मुझे पसंद है। मैं कविता ही गुनगुनाना पसंद करता हूँ, उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति किताबें पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी साहित्यकार को पढ़ना चाहिए। हमारा जो नकारात्मक प्रवृत्ति हम में आती है तो वो नकारात्मक दिशा में हम जाने से बच जाते हैं अगर हम अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, शायरों को पढ़ रहे हैं, उनके दिए गई बातों को हम जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी वो जी चुके हैं। और अगर व्यक्ति कोई शायर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आप देखते हो शायर बनना इतना आसान नहीं है, या गजल गाना इतना आसान नहीं है। उसके जीवन में कुछ तो उथल पुथल हुई है, तब वो दर्द लिखता है। सुमित्रानंदन पंत की एक लाइन है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये मेरे आजकल मेरी हॉबी यही हो गई कि मुझे शायरों से को मैं अपने दिल के बड़े करीब पाता हूँ। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा मनोबल है। मैं 1000 बार असफल हूँ लेकिन मैं फिर उठकर खड़ा हो जाऊँगा। कई बार मेरे मनोबल को गिराने के लिए कई तरह के कार्य भी होते हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से उनको मैं इग्नोर करके आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। और मेरा मनोबल रहते हैं मेरे विद्यार्थी। अगर वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं या मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरी बातों को अनुसरण कर रहे हैं, मैं जहाँ भी रहा, चाहे मैंने केवलारी महाविद्यालय में पढ़ाया, बरघाट महाविद्यालय में पढ़ाया, या मैं वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय पुरई में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा मनोबल मेरे विद्यार्थी रहते हैं। उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगर मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। सारे काम जो होते हैं वो टीम वर्क में होते हैं। अगर कोई मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं शिविर लगा रहा हूँ या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे विद्यार्थी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, सहभागिता करते हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जीवन में मैंने बहुत असफलता झेली है, और जब असफलता की बात निकल रही है तो मैं बहुत से मेरे आपके भी दर्शक होंगे, आपके भी फैन होंगे, या मेरे भी बहुत से अनुयायी हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि असफलता जो है जीवन का अंत नहीं होती।
नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं कितने बार असफल हुआ इस बात से मुझे मत आंकिए, मुझे इस बात से आका जाए कि मैं कितने बार गिरकर फिर से खड़ा हो गया। मैं उनके इस विचारों से बड़ा प्रभावित हूँ। और कवि नीरज ने भी बड़ी अच्छी बात कही है, असफलता को छोड़ने पर या असफलता को दिल पर जो है हमको नहीं लेना चाहिए। कवि नीरज ने कहा है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि आप काम करते वक्त थकान का अनुभव करते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? देखिए, काम करेंगे तो थकान आना ही है, लेकिन अगर हम अपना काम सफलतापूर्वक जो है संपन्न कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतना उत्साह रहता है, वो थकान को खत्म कर देता है। तो काम की जो समाप्ति बड़ी संतोषजनक होनी चाहिए कि मैंने काम किया, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरे मन में आत्मसंतुष्टि आनी चाहिए। और मैं बार बार अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हमने अगर जिम्मेदारी की चादर ओढ़ ली तो थकान बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर ऐसा लगता है मुझे तो मैं संगीत बहुत सुनता हूँ, और संगीत सुनकर मुझे एक अलग ही अनुभूति मिलती है, उत्साह मिलता है। तो मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ तनाव प्रबंधन के लिए। आपके आदर्श कौन है? आप किसे फॉलो करते हैं? मैं हर उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता हूँ जिसने समाज के बदलाव के लिए कुछ किया। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी है, समाज सेवी है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सैनिक है, मैं हर किसी से सीखता हूँ। मेरा मानना है कि जीवन में जो मुझसे मिलता है वो मुझसे किसी न किसी बात में श्रेष्ठ है और मैं उससे कुछ सीखता हूँ। तो मैं बुजुर्गों को भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि उनके पास अनुभव है, उन्होंने जिंदगी को जिया है, तो वो भी मेरे आदर्श हैं। मैं बड़ी एक लाइन बोलता हूँ कि आज मैं जिस भी पद पर मैं सफल हुआ हूँ, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद, छत्र छाया, मार्गदर्शन के कारण सफल हूँ। कि खुद से चल के कहाँ एक तर्ज सुखन आया है, खुद से चल के कहाँ ये तर्ज सुखन आया है। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये फन आया है, पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये फन आया है। तो मैं युवा पीढ़ी को भी संदेश दूंगा कि हमारे अंदर जो भाव रहे, हमेशा सरलता, पावनता रहे हमारे जीवन में। आजकल की युवा पीढ़ी में एक संदेश दूंगा क्योंकि उनके अंदर आ गया है पुष्पा क्रेज, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। नहीं, मेरा मानना है कि व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, क्योंकि नदीम काज़मी साहब एक शायर है, उनकी एक लाइन है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो हमेशा सरल बने और सरलता के साथ साथ अपने आदर्शों के सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने शुभ चिंतकों के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जिए। जब हम ऐसी जिम्मेदार युवा पीढ़ी जब हो जाएगी, हमेशा सरलता लेकर वो चलेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारत जो है ऐसी पीढ़ी से, उनके कार्यों से कहीं ना कहीं एक नई दशा दिशा मिलेगी और भारत पूरे विश्व में अपनी अलग छाप बनाने में अलग छाप छोड़ेगा। तो यही मेरा एक संदेश है। धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन सर, आप जीवन में स्वयं को कहाँ देखते हैं? देखिए नागेश्वर जी, जीवन में मैं तो बड़ा
साधारण तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ और मेरा ये मानना है कि मैं अब्राहम लिंकन की एक लाइन से बड़ा प्रभावित हूँ कि मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूँ, परंतु मुझे जीना है उस प्रकाश के साथ जो मेरे अंदर है। तो मैं जहाँ पे भी रहूँ, अगर मैं किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मैं उस जगह को, जब तक मैं उस जगह में हूँ, मैं उस जगह को प्रभावित करके वहाँ के लोगों को कुछ दे के जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भाव आए, जॉय ऑफ गिविंग, देने का भाव हमेशा रहना चाहिए। अगर मेरे अंदर शिक्षा है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र को मैं अपने अंदाज से प्रभावित करूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे सिद्धांतों पर चलते हुए जो है मेरे विद्यार्थी आगे बढ़ें। मैं ऐसी पीढ़ी चाहता हूँ जो मूल्य युक्त हो। मूल्य मतलब सत्यता, ईमानदारी, न्याय, सहानुभूति, समानुभूति, ये सब सिद्धांतों से युवा पीढ़ी में जो ये सिद्धांत का ह्रास देखा जा रहा है, ये सिद्धांत पुनः आए। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं रूसों के उस कथन से प्रभावित हूँ जब उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। आज हमने प्रकृति का जितना दोहन किया उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आ रही, तो हमें पुनः प्रकृति की ओर लौटने की जरूरत है। तो मैं पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे चलकर बहुत से काम, मैं मूल्य युक्त, मैं सफल नहीं होना चाहता लेकिन मैं मूल्य युक्त इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के दर्द को समझे। कि देखकर जो दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, देखकर जो दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस यही एक बात आदमी को आदमी बनाती है। एक बात सिखाई है आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने। और जब चिड़िया को चुगते हुए देखा दाना, जब चिड़िया को चुगते हुए देखा दाना, तो हंसकर अचानक कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। ये भाव हमारे अंदर रहे, हम संवेदनशील बने और जिस तरह समाज में विद्रुपता, विसंगति, अराजकता अगर कहीं हमको देखने को मिल रही, नफरत का भाव देखने को मिल रहा है, हमको उसको समाप्त करने की जरूरत है। कि थकन को ओढ़ के, मुनव्वर राणा साहब की एक लाइन है बड़ी अच्छी, मैं मंचों से सुनाता हूँ कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर जब मरे तो बराबर में जाकर लेट गए, जब मरे तो बराबर में जाकर लेट गए। क्या बात है। तो ये थे पंकज गहरवार जी, आपने सारा वीडियो देखा। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका व्यक्तित्व एकदम फलदार वृक्ष की तरह है, झुके हुए रहना। तो नमस्कार, दीजिए इजाजत। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत नागेश्वर जी, जो कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर मेरा इंटरव्यू लिया और साथ में तकनीकी टीम में वसीम कुरैशी जी थे, आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।